मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का पुनः एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। गौड़ जात का सामाजिक अध्ययन विषय पर एक बार यहाँ पर फिर से चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो राजपूत क्षत्रियों के उपनाम कुल अथवा जो उनके सरनेम हैं वो 36 प्रकार के हमें जानकारी मिलती है ऐतिहासिक तौर पर। उनमें जो गोंड एक उपनाम है, विशेष रूप पे आज इस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के भाटों द्वारा लिखित वंशावली में गोंड एक उपनाम है। महामहोदय एक विद्वान हरप्रसाद शास्त्री ने संपूर्ण क्षत्रियों को सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा ऋषिवंश इन 3 कुलों में विभाजित किया। उनमें सूर्यवंश में गौड़ क्षत्रिय, चंद्रवंश में गोंड, ऋषिवंश में भट्ट गौड़, ब्रह्म गौड़ तथा राजगौड़ का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। तो उसी पुस्तक कुछ अंशों के साथ में और उसकी तर्कपूर्ण युक्ति के साथ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये गोंड वंशी क्षत्रिय अन्य क्षत्रिय वंश में कुछ हीन जात के समझे जाते थे, इसलिए इनका स्थान मथुरा के आसपास था, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में जानकारी दी। बाद में वे यहाँ से दक्षिण में आकर गोदावरी नदी के तट पर निवास करने लगे और वहाँ इन्होंने अपने राज्य कायम किए। महाभारत में भी इसका एक व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन ने कर्ण को खांडव वन का राज्य दिया था। खांडव वन की राज्य सीमा क्या थी, इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है। संभवतः वर्तमान खंडवा जिला ही महाभारत का खांडव वन है। यहाँ के निवासी खांडव, खोंड और बाद में गोंड कहलाए। कई पश्चात के जो इतिहासकारों का जो मत है कि खोंड से ही गोंड शब्द निकला है। मध्यकाल में भारतवर्ष का एक बड़ा भूभाग गौड़ देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहासकार एडवर्ड सरेस स्टुअर्ट ने भारतवर्ष के दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड नाम से उल्लिखित किया है अपने लेख में। वर्तमान ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा भाग इसी गोंडवाना लैंड का एक भाग था। यहाँ के निवासी संभवतः नागों को पूजते थे और इनके ध्वजों का निशान भी नाग ही हुआ करता था, इसलिए नागवंशी भी कहलाते थे। गोंड अपने को रावणवंशी भी कहते हैं। रावण शिव के परम भक्त थे और नाग शिव के आभूषण हैं। गोंड जात में नागों की पूजा होती है। पुराणों में भी उल्लेख है कि महेशमती मंडला के राजा सहस्त्रार्जुन ने इस जो सहस्त्राभाव के नाम से जो प्रसिद्ध था, इन करकोटक पुत्रों को जीतकर अपना राज्य उन्होंने यहाँ पर बसाया था। नर्मदा के दक्षिण में वर्तमान नागपुर से लेकर और पूर्व में छोटा नागपुर जो वर्तमान झारखंड में है, इन नागों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तृत रूप से वहाँ पर फैला हुआ था। बहुत बाद में इसी वंश के एक सैनिक सरदार ने बालाघाट, लांजीगढ़ जो संग्राम शाह के उगड़ों में आता है, कि कलचुरी वंश के राजा के यहाँ नौकरी कर ली तथा अपने बुद्धि, बल और पराक्रम से मंडला के कलचुरी राजा नागदेव की कन्या रत्नावली से विवाह कर उत्तराधिकारी बना और मंडला का राज प्राप्त उन्होंने कर लिया। गोंड राज की उन्होंने स्थापना कर ली। गणेश निप वर्णन एक शिलालेख है जो पाया गया, उसमें इसका उल्लेख भी मिलता है कि यादवराव नागवंशी क्षत्रिय थे। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। कछवाहा भी क्षत्रियों का एक गोत्र है। अतः दुर्गावती के विवाह के संबंध में हीन वंश की भावना विजाती होने से नहीं, अपितु क्षत्रियों में हीन कुल में उत्पन्न होने से हो सकती है, या स्वयं दलपत के जन्म की जो जनश्रुति के कारण जो भी हो, स्वयंवर ही उसका एकमात्र उपाय था। दुर्गावती के गोत्र के कुल के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। ऐसी जानकारी तो लगभग सभी बंधुओं को है। कुछ विद्वान दुर्गावती को राठ और महोबा के
जो राजा सालवाहन थे उनकी पुत्री मानते हैं, तो कुछ विद्वान कालिंजर के राजा जो कीरत सिंह चंदेल थे अंतिम राजा, उनकी पुत्री मानते हैं। अभी कुछ विद्वानों ने रानी दुर्गावती की जो जन्म कुंडली है भी प्राप्त कर उसके आधार पर दुर्गावती को कालिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल की पुत्री प्रमाणित करने का पूर्ण प्रयास किया। प्रस्तुत पुस्तक में ये सब प्रमाणित किया गया है कि दुर्गावती कालिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल की ही पुत्री थी। राजा सालवाहन की मृत्यु तो सन 1500 में ही हो गई थी। दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ, 24 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ, तो ये तो संभव नहीं है कि दुर्गावती सालवाहन की पुत्री थी। विवाह के कुछ वर्ष उपरांत ही लगभग 1548 ईस्वी में दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उस समय वीर नारायण जो उनके पुत्र थे लगभग 3 वर्ष के थे। रानी दुर्गावती ने वीर नारायण की रक्षा के लिए राजमाता बनकर के राजकाज का संचालन किया। शासन के शैशव काल से ही जो माड़ोगढ़ था उज्जैन के पास में, वहाँ के जो बाज बहादुर जो शासक था उसके लगातार इनके ऊपर हमले होते रहे। उन हमलों से रानी दुर्गावती ने बहुत वीरता के साथ अपने देश की रक्षा की और अंत में आशफ खां जो एक सिपाही सालार था, सूबेदार था, कड़ा इलाहाबाद का, अकबर जो बादशाह था उसका, तो उसके आक्रमण से पूर्णतः जो रानी दुर्गावती जी का जो राज्य था वो पूर्णतः नष्ट हो गया। रानी ने कभी अपने नाम से राज्य नहीं किया। रानी दुर्गावती की वीरता, युद्ध, वीरगति आज का प्रसंग जो है विस्तार पूर्वक कई इतिहासों में बड़े विस्तृत रूप से पाया जाता है। तो 15वीं शताब्दी के किसी वर्ष में जबलपुर को मंडला के गोंड राज्य में मिलाया गया और उसके बाद में जबलपुर उसकी राजधानी बनी। एक तिथि और दी गई जिसके अनुसार 16वीं शताब्दी में संग्राम सिंह ने गढ़ा मंडला राज्य का विस्तार 52 गढ़ों के रूप में किया। दोनों तिथियां युक्ति संगत लगती हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में गढ़ मंडला गोंड राज्य की राजधानी रही, इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं, जो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जबलपुर स्थानांतरित हो गई। अतः लक्ष्मी निधि राय कर्ण राय जो छोटा नागपुर के प्रताप राय के जो भाई थे, जो यहाँ इनके संग्राम शाह राजा के समकालीन यहाँ पर आए थे, जिनके द्वारा इनको राज्य प्राप्त हुआ, तो उनका समय भी 1484 में संग्राम सिंह जब गद्दी पर थे उस समय वो आए थे और उन्हीं के द्वारा उनकी राज्य की स्थापना की गई थी। तो उनका जन्म उनके पहले कम से कम 20 वर्ष पूर्व होना चाहिए। इसी प्रकार से ऊपर दिए गए जो गणेश नृप वर्णन जो संग्रह है उसके श्लोक के अनुसार दुर्गावती की जो विवाह तिथि है वो सन 1521 निश्चित होती है ना। तो ये तिथि भी थोड़ा सा भ्रमपूर्ण है। डॉक्टर कल्पना जायसवाल ने महोबा के श्री जगन्नाथ प्रसाद पचौरी से एक ताम्र पत्र जो था वो प्राप्त किया है, जिसमें रानी दुर्गावती की जन्म कुंडली है वो बनी हुई है। तो उसके अनुसार शक संवत 1446 में आश्विन सुदी अष्टमी तदनुसार 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गावती का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। ये तिथि तर्क संगत भी लगती है और इतिहास में कई तरह से इसको प्रमाणित भी माना जाता है। तो गणेश नृप संज्ञा वर्णन जो है ना, श्लोक के उक्त श्लोक का अर्थ जो लगाया जाए तो आगे की सभी तिथियां भी स्पष्ट हो जाती है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन सही तरीके से लगाई गई हो। तो इस संवत में क्या है कि वो 1600 में से 57 घटाने पर 1543 ईस्वी जो थी वो दुर्गावती जी के विवाह की तिथि बैठती है, जो बिल्कुल सटीक है और एकदम से वो सही है। जनश्रुति के अनुसार बालक वीर नारायण को 3 वर्ष का छोड़कर पिता जो उनके दलपत शाह थे उनकी मृत्यु हो गई थी और वीर नारायण के समय सन 1565 में जब उस समय वो 16 वर्ष के थे। दलपत शाह के जन्म के संबंध में अबुल फजल ने एक जनश्रुति का उल्लेख किया है। ऐसी खबर थी कि संग्राम शाह का कोई पुत्र न था। उन्होंने अपने सेवक गोविंद शाह कछवाहा से आग्रह किया कि वह अपने गर्भवती पत्नी को संग्राम शाह के अंतःपुर में भेज दें। यदि कन्या हुई तो गोविंद शाह उसे ले ले और यदि पुत्र होता है तो संग्राम शाह उसे गोद लेकर के पाल लेंगे। ऐसा हुआ, पुत्र हुआ और उन्होंने संग्राम शाह राजा ने उनको पाल लिया। किसी को इसकी कानो कान खबर भी नहीं हुई।
गोविंद ने इस आदेश का पालन किया और जब उसकी पत्नी ने प्रसव किया तो संग्राम ने उसे अपने पुत्र के रूप में रख लिया। ऐसा उन्होंने अबुल फजल के द्वारा एक जनश्रुति के माध्यम से बतलाया गया है। अब कितना सही है क्या है तो थोड़ा इसमें संशय भी हो सकता है। तो उस कुंवर को उसका जो नाम था वो दलपत शाह रखा गया। दुर्गावती का जो विवाह है इन्हीं दलपत शाह से हुआ। दुर्गावती तथा दलपत शाह के विवाह के संबंध में भी एक और जनश्रुति सुनी जाती है कि दुर्गावती बहुत ही सुंदर थी, अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति उनको माना गया और दलपत शाह भी इतने पौरुषमान थे कि उनके जो पराक्रम था उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। तो एक प्रकार से वो अभिजित संग्राम सिंह के पुत्र थे ही। तो इस नाते जब दोनों की कीर्ति के समाचार एक दूसरे के पास पहुँचे तो दोनों को एक दूसरे से आकर्षण हो गया। आकर्षण स्वाभाविक था। अतः जब दलपत शाह के विवाह का प्रस्ताव कालिंजर के जो अंतिम शासक दुर्गावती के जो पिता थे कीरत सिंह चंदेर थे उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसे हीन वंश का कहकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर मनियागढ़ के एक स्वयंवर में जब रानी दुर्गावती का स्वयंवर जो मनियागढ़ में हुआ था वहाँ पर जब व्यवस्था हुई तो वहाँ पर दलपत शाह के साथ उनका विवाह संभव हो गया। तो अब यहाँ पर जो गौड़ वंश का संबंध है वो क्षत्रिय वंश के ही थे। क्षत्रियों में ही कुछ ऊंच नीच हो सकता है, इस प्रकार कुछ माना जा सकता है। गौड़ों के क्षत्रिय होने के संबंध में अनेक प्रमाण, जैसे स्वर्गीय राम भरोसे जी अग्रवाल की एक पुस्तक है गौंड जात का सामाजिक अध्ययन, उसमें कुछ दिया गया है कि क्षत्रिय जात की विभिन्न जाति वंशावलियों में गौंड कोलीय गोत्र के प्रमुख स्थान प्राप्त हैं। चंद बरदाई जो पृथ्वीराज के जो राज कवि थे उन्होंने क्षत्रियों की जो 36 गोत्रीय कुलों के जो नाम गिनाए हैं उनमें भी 26वें स्थान पर गौंड वंश का जिक्र है। टाड द्वारा भी लिखित जो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें क्षत्रिय कुल में गौंड या गौड़ वंश का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।